Hello everyone. Today we will start our new chapter from Honeydew. And the chapter name is Glimpses of the Past. So यहाँ पे आपको रीड करने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारे जो मार्टियर्स कॉल जो शहीद हुए थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा. सो बिफोर यू रीड, हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि हिस्ट्री में एक तरीके से हमारे जो शहीद थे उन्होंने 1757 से लेके 1857 तक किस तरीके से कंट्री को अपना योगदान दिया. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के थ्रू और स्पीच जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, स्पीचेस के थ्रू हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कैसे शुरुआत हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो पहला जो ये पेज है वो है द मार्टियर्स, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एट अ फंक्शन इन दिल्ली में फंक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये लता मंगेशकर जी हैं जो गा रही हैं ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज़ फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स, ठीक है. तो ये हमने उनके गाने सुने हुए हैं कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, लेट योर आइज़ फिल विथ टीयर्स, ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ठीक है. तो यहाँ पे वो गा रही हैं. साथ में आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं और भी बहुत सारे मंत्री हैं जो कि इस फंक्शन में आ रखे हैं. सो सेकंड जो पेज है वो हाईलाइट करता है द कंपनीज़ कॉन्क्वेस्ट. आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक्स में भी और सुना भी होगा. कंपनीज़ यहाँ पे मतलब है जो कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से उन्होंने भारत को कब्ज़ा किया. कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है कब्ज़ा करना, ठीक है. तो 1757 से 1849 की बात है ये. With its superior weapons, the British East India Company was extended its power in 18th century India. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब अपने सुपीरियर वेपन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना 18th सेंचुरी में अपना जो कंपनी है उसको किस तरीके से कंपनी का जो पावर है उसको एक्सटेंड कर रही है, फैला रही है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर का इंडिया का मैप है उसमें जो येलो कलर है उसमें ज़्यादातर पावर्स इंडियन प्रिंसेस की है, ठीक है, जो वहाँ के राजा महाराजाओं की थी. और जो पिंक कलर आप देख रहे हैं वो ब्रिटिश टेरिटरी है, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में इस्टेब्लिश्ड हुई थी. तो यहाँ से उनका जो पावरिंग था वो एक्सटेंड हुआ, फैला, ठीक है. सेकेंड में आप देख सकते हैं इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. यहाँ पे शॉर्ट साइटेड का मतलब है कि वो आगे की सोच नहीं रखते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट में जीते हैं. सो दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. तो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे उनका वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे ताकि वो दूसरे राजाओं को डिफ़ीट कर सके, हरा सके, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता था, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. लोगों के बीच में पीस नहीं होता था, शांति नहीं होती थी, क्योंकि बार बार लड़ाइयाँ हो रही थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं द राइवरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. क्योंकि जहाँ पे राजा लोग सोच रहे थे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी राजा की हेल्प लेके, वहाँ के जो राजा थे उनकी हेल्प लेके, उनके जो बाकी जो राजास थे उनको एक एक करके वहाँ से हटा रहे थे. यस, एक तरीके से उनका जो एक्सटेंड था या पावर था उसको ख़त्म कर रहे थे.
यहाँ पे देख सकते हैं, अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। तो आपको पता है टीपू ऑफ मैसूर के बारे में, क्योंकि वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो एक तरीके से जो उनके दिमाग में चल रहा था ब्रिटिशर्स के, उनको भांप लिया था और इसी की वजह से उनकी लड़ते लड़ते डेथ हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। तो हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? जो लोग थे, आम लोग थे, उनके विचार में ये जो ब्रिटिश का इन्वेड था वो किस तरीके से था, ठीक है। थैंक गॉड देयर इज़ पीस, उनको लग रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि पीस है कंट्री में, अब लूटिंग एंड बाय थग्स नहीं होगा, जो वहाँ के गुंडे थे उनकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स हैं उनको भगवान ने भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, और कुछ लोग ये कहते थे कि जो हमारी डेस्टिनी है वो उनसे कहीं ना कहीं मेल खाती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बने हुए हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो बोलते थे कि जो वाइट पीपल हैं, वाइट मैन है, वो हमारे राजाओं को मारते हैं और उनकी जगह खुद ले लेते हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, ठीक है, बहुत सारे, लेकिन वो इस ज़मीन के हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, ठीक है, कि हम अब उन फॉरनर्स के स्लेव बन चुके हैं, सर्वेंट बन चुके हैं, उनके ऑर्डर पे हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटिश रूल 3rd पेज में कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना पावर फैलाती है तो ब्रिटिश रूल आता है, दैट इज़ 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो उस टाइम के प्रीस्ट थे वो एक ऐसे आइडियाज़ लेके आते थे, ठीक है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, या फिर चाइल्ड मैरिज की बात करते थे कि ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक साधु बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि जो भी इस समुद्र को पार करेगा, जो भारत के चारों तरफ जो समुद्र है उसको पार करेगा, वो अपना रिलीजन खो देता है। बल्कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे बोलते थे, ऑल द मिस्ट्री इन द वर्ल्ड, जितनी भी मुश्किलें आई हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में, वो वुमेन की वजह से है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि जो पैदा हुए हैं वो भी एक माँ की वजह से हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया है, द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड देम, ठीक है। तो यहाँ पे रियल में क्या है कि ट्रुथ क्या है कि इंडियंस अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इसी वजह से खो रहे थे, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस थे, ठीक है, वो ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते थे। यहाँ पे देखो एक ब्रिटिशर्स बोल रहा है, द नेटिव्स आर ट्रस्ट अनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है, उन जो यहाँ के लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है, ये ऑनेस्टी नहीं है। और आप देख सकते हो पीछे एक आदमी खड़ा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, ट्रू आप जो बोल रहे हैं क्या ऑनेस्ट। नेक्स्ट पेज में है, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, जो किसान थे, मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर, जिसकी वजह से किसानों को अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो, एक ऑफिसर ब्रिटिशर के और एक फार्मर के बीच में बात हो रही है। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, ठीक है, मैं टैक्सेस नहीं चुका पा रहा हूँ, जिसकी वजह से जितने भी मेरे क्रॉप्स हैं वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स मतलब डेप्ट, ठीक है, कि तुम अभी भी उधार में चल रहे हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुमने नेक्स्ट वीक टैक्स पे नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। Then still the British invented other methods which gave them more profits। और इतने टैक्सेस के बावजूद भी ब्रिटिश नए नए तरीके निकाल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कहाँ से प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे आप एक आदमी को बोलते हुए देख सकते हो, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड नॉट हैव
गुड्स आ रहे हैं वो इंपोर्ट ड्यूटी उन पे नहीं लगेगी, जिसकी वजह से भारत में आके वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। और जो भारत में मार्केट है या स्टोर्स हैं, ठीक है, ये जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। अ गुड आइडिया, एक उसमें से बोल रहा है येस इट्स अ गुड आइडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मतलब अपंग बना दिया उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि उनका जो सामान था इंग्लैंड से जो आया हुआ गुड्स थे, सामान था, वो इतना सस्ता होता था कि वो इंडियन के जो इंडस्ट्रीज़ थी उससे भी ज़्यादा सस्ता होता था, तो लोग उसी को ख़रीदते थे और इंडियन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से कोई सामान बिकता ही नहीं था। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियन died of starvation, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भुखमरी स्टार्ट हो गई, दैट इज़ 1822 एंड 1836 तक, कि लैक्स ऑफ इंडियंस मरने शुरू हो गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, कि जो आम लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो छोटा बिज़नेस चलाते हैं, आर्टिशंस हैं, ठीक है, कारोबार करते हैं अपना, उनका पूरा का पूरा बिज़नेस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जिनको आप जानते हो। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1772 टू 1833। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राम मोहन राय किसी से बात कर रहे हैं। राम मोहन राय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्हें पता चला, उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें खुद से घृणा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खुद को नीचा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहले से चला आ रहा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, हम केपेबल हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन ruined us, ठीक है, हमें अपनी सोसाइटी दोबारा से बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो सुपरस्टिशियस हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, वो हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ठीक है, उनका मानना था वो हमेशा से अट्रैक्ट होते थे नॉलेज के ऊपर, साइंस के ऊपर, ठीक है। आजकल जो नॉलेज है जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं उस टाइप के नॉलेज के ऊपर, और वो मानते थे कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब आप आंखें बंद करके विश्वास मत करो, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करो और फिर विश्वास करो। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सुपरस्टिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, ठीक है, सस्पिशियस ब्रिटिश। सो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन पे शक करते हुए उस न्यूज़पेपर को 1823 में बंद कर दिया, ठीक है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, जो उनकी वाइफ थी उमा, वो कहते थे अपनी वाइफ से, काउज़ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, कि हमारे देश में जो काउज़ का कलर है, जो गायों का कलर होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो वो मिल्क देती हैं वो हमेशा क्या रहता है, सेम, दैट इज़ वाइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। उनका मानना था कि जो धर्म गुरु होते हैं उनके ओपिनियंस, उनके जो सोचते हैं वो अलग अलग सोचते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट करते हैं वो उनका जो मेन मोटिव रहता है वो एक ही रहता है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, ठीक है, उन्होंने क्रॉस किया सी को, जैसे कि धर्म गुरु थे उस टाइम के, तो वो बोलते थे कि जो भारत आते हैं, समुद्र आते हैं, अगर कोई उसको पार करता है तो वो क्या होगा, रिलीजन खो बैठेगा। लेकिन फिर भी उसको ना मानते हुए राजा राम मोहन ने अपने सी को क्रॉस किया और इंग्लैंड पहुँचे ये देखने के लिए कि ब्रिटिशर्स में क्या चीज़ें पावरफुल हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके उन्होंने बोला, वी एक्सेप्ट यू एज़ रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, ठीक है, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमारी कंट्री में रूल कर रहे हैं, लेकिन आप हमें भी एक इंसान समझें, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपको हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आप रूलर हैं, आप रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन, ठीक है, ये हम मैं आपको नेक्स्ट
जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे ये चैप्टर। अदरवाइज़ थैंक यू एवरीवन।